हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एच टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की बायोलॉजी का थर्ड और लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो पहले तो चैप्टर का मतलब समझते हैं। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को और बेहतर बनाना। और व्हाट इज़ फूड? फूड एक ऐसा न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है जिसको कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एनर्जी के लिए कंज्यूम करता है। व्हाट इज़ फूड? फूड इज़ ए न्यूट्रिशियस सब्सटेंस दैट ऑर्गेनिजम्स टेक इन और कंज्यूम फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ, हेल्थ एंड एनर्जी ऑफ देयर बॉडी। रिसोर्सेज क्या हुआ? जहाँ से कोई चीज़ हमें मिलती है। तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज आ गया आपका चैप्टर। अब हमारा फूड जो है उसके दो सोर्स हैं। हम अपना फूड या तो प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल्स से, लाइक एग, मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये एनिमल से मिलते हैं। और राइस, ग्रेन, पल्सेस, जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं वो प्लांट से मिलते हैं। क्लियर? अब इस चैप्टर में आपको थोड़ी सी टर्म्स आएंगी, वो आपने माइंड में रखनी है, उनको अच्छे से समझना है। जैसे एग्रीकल्चर। अब प्लांट्स ग्रो करते हैं या फिर एनिमल्स से हम अपना फूड लेते हैं, तो इन दोनों के को जब हम या तो हम क्रॉप्स को ग्रो करना और एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन करना अपने फ़ायदे के लिए, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। ये नहीं कि एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती करना ही आता है, नहीं। जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैं, जानवरों को जो पालते हैं मिल्क के लिए या मीट के लिए, वो भी एग्रीकल्चर के अंडर ही आता है। तो व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज़ द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल्स इज़ नोन एज एग्रीकल्चर। दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी इसमें, प्लांट्स भी और एनिमल्स को भी, उनकी रेयरिंग करना। अब लेकिन जो स्पेसिफिकली एनिमल्स की ही रेयरिंग है, दैट इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं उसको। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मीट, फाइबर, मिल्क, एग एंड अदर प्रोडक्ट्स इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। और जानवरों को पालना, उसको हम एक स्पेसिफिक टर्म दी गई हुई है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फॉर आवर बेनिफिट, उसको एक टर्म दी है लाइव स्टॉक्स। व्हाट इज़ लाइव स्टॉक? Domesticated animals reared through animal husbandry are called livestock। अब हम थोड़ी सी टर्म्स पढ़ेंगे जो कि आपको याद रखनी है। 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो क्रॉप प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ करने से रिलेटेड था। ये इट इज़ रिलेटेड टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। वाइट रेवोल्यूशन, वाइट मिल्क वाइट होता है, तो वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू इंक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन। ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और येलो रेवोल्यूशन ऑयल प्रोडक्शन से। सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू पोल्ट्री प्रोडक्शन। एंड गोल्डन रेवोल्यूशन पल्सेस से रिलेटेड है, पल्स प्रोडक्शन से। तो ये आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है। अब क्या था? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अच्छा, प्लांट्स की कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हों? तो इसके लिए क्या चाहिए था कि बहुत ज़्यादा लैंड पे हम क्रॉप्स को ग्रो करें। लेकिन लैंड तो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है और कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस ऐसे हालात में लैंड तो नहीं मिलेगी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उतनी ज़्यादा। तो दूसरा एक और क्या अल्टरनेटिव था इसके लिए कि जो हम क्रॉप्स लगा रहे हैं उसकी वैरायटी में इम्प्रूवमेंट की जाए। क्लियर? तो ये हो गया एक जो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर आया कि उसने क्रॉप प्रोडक्शन को, उसके सीड्स वगैरह को, उनमें मॉडिफिकेशन की, और ताकि हमें गुड अच्छी इल्ड वाले प्लांट्स हम ग्रो करें। क्लियर? अब नेक्स्ट आया आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे एक टर्म आ रही है आपको, सस्टेनेबल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल? सस्टेनेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाना विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट।
ओके, या फिर उसको इस तरह से किसी चीज़ को बढ़ाना ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए वो अवेलेबल रहे सभी को। क्लियर? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल एनिमल हस्बेंड्री are the scientific management practices that ensure high yield from farms on sustained basis, that is without harming the natural sources, or this is achieved through the breeding of high yielding and disease resistant variety। कैसे हम अचीव कर सकते थे कि हमारे एनिमल हस्बेंड्री में भी अच्छी आउटपुट मिले और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में भी अच्छी आउटपुट मिले? तो ब्रीडिंग ऑफ हाई यील्डिंग एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट जो वैरायटीज़ होंगी उनको हम यूज़ करेंगे यूजिंग मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड, इन सब का यूज़ करके अच्छी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना या अच्छे एनिमल्स की ब्रीडिंग्स को बनाना। ओके, दैट इज़ नोन एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब ये तो थोड़ी सी टर्म्स ही आ गई। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे क्रॉप्स। अब क्रॉप्स किसको बोलते हैं? क्रॉप्स हुआ कि बहुत लार्ज स्केल पे प्लांट्स को ग्रो करना बिजनेस पर्पस से, कमर्शियली। ओके, फॉर ऑब्टेनिंग फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फॉडर, फाइबर, शुगर एट्सेट्रा, जो भी प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए लार्ज स्केल पे क्रॉप्स की कल्टीवेशन करना, प्लांट्स की कल्टीवेशन करना, दैट इज़ नोन एज क्रॉप्स। Crops are cultivated plants grown on large scale commercially for obtaining food, vegetables, fruits, fodder, fiber, sugar, etc. And the various types of crops। अब आप ऐसे ही इमेजिन कर लो कि खेतों में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है? तो वही आगे उसके टाइप्स भी आगे, जैसे कि सीरियल क्रॉप्स और ग्रेन्स। सीरियल और ग्रेन्स में क्या आता है? ये हमारे फूड का मेन कंपोनेंट है। अब अनाज तो डेली खाते हैं लोग, 2 टाइम 3 टाइम खाते हैं, ग्रेन्स तो हम लेते ही हैं, हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। और सीरियल्स में आते हैं आपके राइस, ग्रेन, व्हीट, ये सारे आपके सीरियल्स में आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनसे हमें क्या मिलता है? मेनली कार्बोहाइड्रेट देते हैं ये हमें। सीरियल्स प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ इनमें थोड़े बहुत प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो सीरियल्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, राइस, ग्रेन, व्हीट एट्सेट्रा। और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट देते हैं हमें? ये देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, विच आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्रॉप आ गई आपकी पल्सेस। पल्सेस बोलते हैं दालों को। और पी फॉर पल्सेस, पी फॉर प्रोटीन। पल्सेस हमें मेनली कौन सा न्यूट्रिएंट देते हैं? प्रोटीन हमें पल्सेस से मिलता है। और पल्सेस में आपने दालों के एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, पिजन पी हो गया, मसूर की दाल हो गई, मटर, पी, ये सारा आप पल्सेस में लिख सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप आए जिससे हमें ऑयल मिलता है। तो ऑयल मोस्टली हमें सीड्स से मिलता है, ऑयल सीड्स। तो ऑयल जो होती है दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फैट विच इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड अदर यूजेस भी होते हैं इसके। तो ऑयल से हमें क्या मिलता है? ऑयल सीड्स से फैट मिलता है। एग्जाम्पल क्या आ गए? सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, मस्टर्ड, यहाँ पे मस्टर्ड होना था, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑयल प्लांट्स, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स देते हैं? तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और थोड़ी बहुत अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स भी मिलते हैं। बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मेनली रिसोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आपका क्या क्या? अच्छा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के एग्जांपल तो आप दे सकते हैं, दुनिया भर के सबको पता होता है ये। ड्राई फ्रूट्स में आपका आता है दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट एंड फाइबर। फैट भी होता है इनमें, प्रोटीन भी और फाइबर भी होता है। एग्जाम्पल आ गए आलमंड, कैशूनट, वॉलनट एंड पीनट्स।
नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप में आ गया स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या करते हैं, हमारे फूड को और टेस्टी, अच्छी खुशबू, अरोमा देते हैं, ठीक है, ताकि हमें फूड और टेस्टी लगे। दे प्रोवाइड अरोमा एंड इन्हांस पैलेटेबिलिटी ऑफ फूड। एग्जाम्पल आगे स्पाइसेस सबके घर में सब ने देखी हैं, 2-3 एग्जाम्पल आप सब लिख सकते हैं। ब्लैक पेपर, जिंजर, टर्मरिक एंड क्यूमिन एटसेट्रा। नेक्स्ट है कमर्शियली क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप्स जो हम बिजनेस पर्पज से ग्रो करते हैं, जैसे कि कॉटन और जूट के लिए, ठीक है, कॉटन को ग्रो करते हैं, जूट को ग्रो करते हैं बिजनेस पर्पज से, और शुगर के लिए। अच्छा, ये कॉटन और जूट क्या देते हैं हमें, फाइबर्स देते हैं, और शुगर के लिए शुगर केन एंड शुगर बीट को ग्रो करते हैं, या फिर टी एंड कॉफ़ी। दीज आर द कमर्शियल क्रॉप्स। नेक्स्ट इज फॉडर। फॉडर होता है जो एनिमल्स को घास चारे के लिए हम जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं फॉडर क्रॉप्स। जो एनिमल्स को चारा उनको उनके लिए एज ए फूड हो, जिनकी वो पत्तियाँ खा सकें, दे आर द फॉडर क्रॉप्स। द क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर प्रोवाइडिंग ग्रीन फॉडर टू लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मैंने आपको पहले बताया था कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं उनको लाइव स्टॉक भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओट्स, सॉरगम, सूडान ग्रास एंड बरसीम, दिस द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉडर क्रॉप्स। अब बात है, ये तो हमने मेन क्रॉप्स पढ़ ली कि कैसे कैसे सीरियल होती हैं, दालें होती हैं, ऑयल सीड होती हैं, वेजिटेबल फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, स्पाइसेस होती हैं, कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, फॉडर क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इन क्रॉप्स को कौन कौन से सीज़न में हम ग्रो कर सकते हैं। तो क्रॉप सीजन्स मेनली मेन 2 ही हैं, लेकिन एक थर्ड टाइप का भी है जो थोड़े से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, क्रॉप सीजन्स। तो देयर आर 2 मेजर क्रॉप सीजन। एक तो होते हैं जो गर्मियों में और रेनी सीजन, जिनको पानी बहुत चाहिए होता है। तो गर्मियों में और जो रेनी सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं वो आती हैं आपकी, उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। या फिर खरीफ सीज़न में जो खरीफ सीज़न आया आपका, रेनी सीज़न और समर सीज़न, जो कि जून से अक्टूबर तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। और द क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द खरीफ सीज़न आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। अब एक बेसिक सी चीज़ तो आपको सबको पता है, ये एग्जाम्पल तो कभी नहीं आपको भूलना चाहिए, कि जब बहुत आपने देखा होगा खेतों में पानी ही पानी होता है और उसमें कुछ ग्रीन ग्रीन कलर के लगाए होते हैं, वो राइस प्लांट्स होते हैं। तो ये राइस को हम पैडी भी बोलते हैं। तो पैडी क्रॉप्स तो आपको सबको याद रहना चाहिए कि ये खरीफ सीज़न में होते हैं। खरीफ मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेनी सीज़न में। सोयाबीन भी तभी लगाए जाते हैं, पिजन पी, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, मिलेट्स, कॉटन, जूट, हैम्प, कॉर्ड, पंपकिन, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, स्पिनच, ये सारे बरसात वाले क्रॉप्स हैं। तो इनको बोलते हैं खरीफ सीज़न क्रॉप्स, जो बरसात में ग्रो की जाती हैं। दूसरा आया राबी क्रॉप्स, ये विंटर सीजन की क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो दूसरा सीज़न राबी सीज़न आया, और राबी सीज़न जो होते हैं वो विंटर सीज़न भी बोलते हैं, और विंटर में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनको बोलते हैं राबी क्रॉप्स, ओके। और इनका जो ड्यूरेशन है वो नवंबर टू अप्रैल में इनको ग्रो किया जाता है। तो सर्दियों में लगाए जाते हैं आपका वीट, ग्राम एंड मस्टर्ड, ओके। एंड वेजिटेबल्स ऑफ राबी सीजन, सर्दियों में कौन कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं, कॉलीफ्लावर, कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये सारी चीज़ें सर्दियों में खाते हैं। आप याद रख सकते हैं, सर्दियों में गाजर का हलवा ज़्यादा बनता है, तो ये राबी सीज़न की क्रॉप है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्रूट, सर्दियों में कौन कौन से होते हैं, एप्पल, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट, गुआवा एंड बनाना। ये आ गया आपके रबी सीज़न के क्रॉप्स। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक सा, कि किस किस टाइप की क्रॉप्स होती हैं। कुछ हमने टर्म्स पढ़ी, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, और खरीफ सीज़न और रबी सीज़न के हमने ये दो सीजन्स की क्रॉप्स पढ़ ली। अच्छा, एक और सीज़न आता है जैद क्रॉप्स या जैद सीज़न। ए फ्यू क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग मार्च टू जून। मार्च से जून तक जिन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है उनको बोलते हैं जैद क्रॉप्स। और इसके एग्जांपल हैं मेलन, वाटरमेलन, बिटर गॉर्ड एंड कुकुम्बर। तो आज हमने इस चैप्टर का बेसिक सी टर्म्स पढ़ी। कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।